दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है आई मे लव यू। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम तेंगशिन है। तेंगशिन बताने लगती है कि इसके बॉस का नाम तेंग्यू है और इसे तेंग्यू पर क्रश है, इसीलिए ये इसी की कंपनी में काम करती है। लेकिन कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तेंग्यू मेरी बेस्ट फ्रेंड को चेस करने के लिए मेरी मदद मांगेगा, लेकिन तेंग्यू ऐसा करने में नाकाम हो गया है, इसीलिए मेरे पास फिर से मौका आ गया है ताकि मैं तेंग्यू को चेस कर सकूं। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेल लीड तेंग्यू अपनी कंपनी में दाखिल हो रहा होता है और ये किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि ये घर हमारे पास 3 जनरेशन से है, अब तुम इस घर का डिजाइन कैसे बदल सकते हो। लेकिन तेंग्यू इस जगह पर फिल्म और टेलीविजन बेस बनाने वाला होता है। ये जिससे बात कर रहा होता है उसका नाम यूफेंग होता है। वो तो ऐसा करने के लिए नहीं मान रहा होता, लेकिन तेंग्यू कहता है कि ऐसा ही होगा। अब कुछ देर बाद इसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, वो कल ये घर छोड़कर चला जाएगा। तेंग्यू का असिस्टेंट इसको प्लेजरिज्म के केस के बारे में बताने लगता है कि ऑनलाइन राइटर ने हमें कॉपीराइट भेजा है, तो तेंग्यू कहता है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। असिस्टेंट कहने लगता है कि अगर हमने अभी इस प्रोजेक्ट को रोक दिया तो हमें बहुत नुकसान होगा। तेंग्यू कहता है कि जब हमने इस नॉवल को खरीदा था तो हमने इस प्लेजरिज्म वाले मसले को सही से चेक नहीं किया, तो ये हमारी गलती है, और कहता है कि हम नया प्रोजेक्ट ढूंढेंगे। ये सुनकर इसका असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। अब तेंगशिन इसके ऑफिस में आकर इसको केक देती है। तेंग्यू कहते हैं कि केक देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम इसको अपने पास रख सकती, मुझे जरूरत नहीं है। तेंगशिन कहती है कि अगर तुम इर्द गिर्द देखो तो तुम्हें अपने लिए सूटेबल लोग मिल जाएंगे। तो तेंग्यू कहता है कि मुझे क्यों नहीं ऐसे लोग दिखाई देते। इसका मूड काफी खराब होता है, तो ये देखकर तेंगशिन यहाँ से जाने लगती तो उसको याद आ रहा होता है कि ये तेंग्यू को कह रही होती कि अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को चेस करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम वही करना जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। तेंग्यू इसकी बात मान जाता है और ये अपने आप से कहने लगती है कि आज तकरीबन मुझे 1300 डेज हो गए हैं कि मैं इसे सीक्रेटली ही पसंद करती हूँ। ये बात सोचकर तेंगशिन सैड होती है और इसके ऑफिस से चली जाती है। अब तेंगशिन ऑफिस में काम कर रही होती है तो इसके कोलीग तेंग्यू के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। ये अपना फोन चेक करती है तो उसको पता चलता है कि तेंग्यू की किसी लड़की के साथ पिक्चर्स वायरल हो गई होती हैं, जिनको देखने के बाद ये कहती है कि ये न्यूज फेक है। इसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो लिफ्ट में तेंगशिन को तेंग्यू मिलता है। ये दोनों साथ में पार्किंग लॉट में आते हैं। जैसे ही अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे गाड़ी की चाबियां दे दो, मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा, तो तेंगशिन कहती है कि मैं अपनी कार लाना आज भूल गई हूँ, तो क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो। ये कहती है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। तेंग्यू असिस्टेंट से कहते हैं कि इसको कार की चाबियां दे दो, खुद जाकर कार में बैठ जाता है। कार में बैठते हुए अपने आप से कह रही होती है कि मैं तो कुछ टाइम साथ में एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मुझे कार ड्राइव नहीं करनी। अब जब तेंगशिन आकर ड्राइविंग सीट पर बैठती है तो इसकी सीट काफी पीछे होती है। ये तेंग्यू को देखती है, कहती है कि इसकी टांगे काफी बड़ी हैं, इसीलिए सीट इतनी पीछे है। अब ये सीट को आगे करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रही होती, तो तेंग्यू इसकी मदद करता है। इसे देखकर तेंग्यू कहने लगता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों दिखाई दे रही हो, तो कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब जब तेंगशिन यहाँ से कार लेकर जाने लगती है तो ये देखती है कि असिस्टेंट ने इसकी कार ढूंढ ली है। ये जल्दी से कार को दूसरी साइड पर मोड़ लेती ताकि तेंग्यू ना देख ले, वरना इसको बिला वजह की एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा करते हुए इसका सारा ध्यान अपनी कार पर होता है, इसीलिए इनकी टक्कर होने वाली होती है, लेकिन तेंगशिन टाइम पर ब्रेक लगा लेती है। ये देखकर तेंग्यू कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में इस कार को ड्राइव कर सकती हो, क्यों ना मैं ड्राइव कर लूं। तो कहती है कि मैं आपको कैसे ड्राइव करने दे सकती हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं बहुत अच्छी कार चलाऊंगी। फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो तेंग्यू से कहने लगता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी दोस्त को चेस करने में मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने जो भी मुझे जानकारी लाकर दी थी वो सब गलत थी। तो तेंगशिन कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी दोस्त तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बात सुनकर तेंग्यू अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ तेंग्यू के घर पर इसकी मॉम डैड के साथ बात कर रही होती है कि ये 30 इयर्स का हो गया लेकिन अभी तक इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी शादी कब होगी। डैड तो कह रहे होते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, तो इसकी मॉम कहने लगती है कि मैं कैसे फिक्र नहीं करूँ, अगर अभी इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो फिर जब ये अपनी 40s में पहुंच जाएगा तो तब कौन इसको पसंद करेगा। अपने मॉम डैड की सारी बातें तेंग्यू की बहन सुन रही होती है। तेंग्यू जब घर पर आता है तो ये अपनी बहन से मॉम डैड के बारे में पूछता है, तो बताती है कि वो झगड़ रहे थे। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम फिर से मुश्किल में फंस गई हो, तो ये कहती है कि इस दफा आप मुश्किल में हैं। तेंग्यू पूछता है कि मुझे सारी बात बताओ कि आखिर मॉम क्या कह रही थी, तो इसकी बहन इसको सारी बात बताने लगती है। अब तेंग्यू के पेरेंट्स तो एक दूसरे से नाराज होते हैं, बात भी नहीं कर रहे होते। तेंग्यू कहता है कि प्लेजरिज्म वाले मसले के कारण करंट प्रोजेक्ट रुक गया है और अगर मैंने 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को रिप्लेस करने के लिए कोई और प्रोजेक्ट नहीं ढूंढा तो फिर कंपनी को काफी नुकसान होगा। और फिर अपनी मॉम की तरफ देखकर कहने लगता है कि इन 3 महीनों में मैं 30 इयर्स का हो जाऊंगा और उससे पहले अगर मैंने गर्लफ्रेंड ना ढूंढी तो मेरी वैल्यू मार्केट में पड़े खराब वेजिटेबल्स की तरह हो जाएगी। ये अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप दोनों भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन मैं इन 3 महीनों में सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, तो अब फैसला आपके हाथ में है। मॉम तो कहती है कि तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो और डैड कहते हैं कि नया प्रोजेक्ट तलाश करो। तेंग्यू अपने मॉम डैड के पास आकर बैठ जाता तो डैड इसको आहिस्ता से कहते हैं कि अपनी
मॉम को संभालो। तेंग्यू प्यार से अपनी मॉम को कहने लगता है कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और अगर आपके शेयर्स को नुकसान हो गया तो आप उनके सामने काफी एम्बैरेस हो जाएंगी। ये बात सुनकर लग रहा होता है कि इसकी मॉम अपना फैसला चेंज कर लेंगी और फिर ये दोनों अपने पेरेंट्स को डिनर करने के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ घर पर तेंगशिन एक नॉवल को देखकर कुछ सोच रही होती है और फिर उसको याद आता है कि असिस्टेंट गाओ ने तो इसकी कार देख ली थी और अगर इसने तेंग्यू को बता दिया कि मैंने झूठ बोला था तो मैं तो तेंग्यू के सामने बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाऊंगी। तो सोचती है कि मुझे असिस्टेंट गाओ को किसी तरह से चुप करवाना होगा। अगली सुबह ऑफिस में तेंगशिन असिस्टेंट गाओ के पास आती है। ये 2 बैग्स इसके टेबल पर रखती है और कहती है कि मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। तेंगशिन कहती है कि मैं कल के लिए ये ब्रेकफास्ट लाई हूँ। तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि क्या ये कार के बारे में बात कर रही है या नहीं। तेंगशिन सोचती है कि मुझे लगता है कि मैंने बात क्लियर कर दी है, इसको अब समझ जाना चाहिए। असिस्टेंट गाओ सोचने लगता है कि आखिर इसने क्यों झूठ बोला होगा। फिर कहता है कि क्या ये तेंग्यू को लाइक तो नहीं करती। इसके सवाल का जवाब तेंगशिन अपने ख्यालों में दे रही होती है कि मैं तेंग्यू को काफी लंबे अरसे से पसंद करती हूँ, इसलिए अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। इतने में यहाँ पे तेंग्यू आ जाता है, उनसे पूछता है कि क्या कुछ हो गया है। तो तेंगशिन कहती है कि मैं तो असिस्टेंट गाओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट गाओ ब्रेकफास्ट का एक बैग इसको देने लगता है, लेकिन तेंग्यू कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, कहकर ये अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में आने के बाद तेंग्यू तेंगशिन का वीचैट चेक कर रहा होता है तो इसने पोस्ट की होती है कि आज ब्रेकफास्ट में इसने ड्राई फिश खरीदी है। इस पोस्ट को देखकर ये सोचने लगता है कि आखिर इसके दिमाग में सारा दिन चलता क्या रहता है। ये बाहर आता है तो असिस्टेंट गाओ से कहते हैं कि तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। तो कहता है कि मैं काम करके ब्रेकफास्ट कर लूंगा, लेकिन तेंग्यू इसको देख रहा होता है तो ये अब ये ब्रेकफास्ट निकाल कर खाने लगता है, लेकिन इसको अच्छा नहीं लग रहा होता। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो असिस्टेंट गाओ कहने लगता है कि क्या मेरी भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो तेंग्यू इसको कहता है कि खड़े हो जाओ। तेंग्यू इसको देखकर कहने लगता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम मेरे से 3 साल छोटे हो, काम में भी तुम्हारा एटीट्यूड काफी सीरियस है और तुम हैंडसम भी दिखाई देते हो। ये कहने के बाद तेंग्यू ऑफिस में जा रहा होता है और इसे कहता है कि अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो। तो ये कहने लगता है कि मैं पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। तो तेंग्यू कहता है कि तेंगशिन तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है तो तुम्हें ये सारा खत्म करना होगा। ये कुछ कहने ही वाला होता है कि तेंग्यू अपने ऑफिस में चला जाता है। अब तेंग्यू को तो लग रहा होता है कि शायद तेंगशिन असिस्टेंट गाओ को पसंद करती है। अब तेंग्यू एम्प्लॉयज के ग्रुप में तेंगशिन की पोस्ट पर कमेंट करता है तो सभी एम्प्लॉयज गॉसिप्स करने लगते हैं और ये तेंगशिन को देख रहे होते हैं, लेकिन तेंगशिन को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद तेंगशिन की सीनियर सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करती है और उनको बताती है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा प्रोजेक्ट प्लेजरिज्म वाले केस की वजह से रुक गया है, तो अब हमें जल्द से जल्द कोई नया नॉवल ढूंढना है जिस पर हम काम कर सके। अब यहाँ पर सब उसी नॉवल के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसको घर पर तेंगशिन देख रही होती है, लेकिन सीनियर कहती है कि ये नॉवल अच्छा है लेकिन हमारी कंपनी फैंटेसी लव थीम्स पर काम नहीं कर रही। ये बात सुनकर तेंगशिन को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद तेंगशिन चीफ एडिटर के ऑफिस में आती है और उनको बताने लगती है कि मेक अ ड्रीम फॉर यू मेरा नॉवल है और मेरा बहुत दिल है कि मेरे नॉवल को स्क्रीन राइटिंग के लिए चुना जाए। चीफ एडिटर कहती है कि तुम्हारा नॉवल अच्छा है, लेकिन तुम ये बात जानती हो कि जब से इस कंपनी को तेंग्यू ने संभाला है तो लव थीम वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं और अगर मैं इस नॉवल का अप्रूवल दे भी देती हूँ तो तुम्हें तेंग्यू से कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब तेंगशिन की कोलीग इसके पास आकर कहती है कि तुम चीफ एडिटर से बात करने के लिए क्यों गई थी, तुम तो तेंग्यू से भी जाकर बात कर सकती हो क्योंकि तुम दोनों तो एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो। ये सुनते ही तेंगशिन तेंग्यू को मैसेज कर देती है। इसकी कोलीग तो सिर्फ इसको टीज करने के लिए सब कह रही होती है, लेकिन इसने वाकई में मैसेज सेंड कर दिया होता है। ये देखकर यहाँ से चली जाती है। अब तेंग्यू जब ये मैसेज पढ़ता है तो इसने रैंडमली अल्फाबेट्स टाइप कर दिए होते हैं और इसको मैसेज करके पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो तेंगशिन कहती है कि मैंने गलती से तुम्हें ये सेंड कर दिया है। थोड़ी देर बाद चीफ एडिटर कहने लगते हैं कि जो कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट और स्कीम ले आएगा वो खुद जाकर मिस्टर तेंग्यू से ऑफिस में बात कर सकता है। ये सुनते ही तेंगशिन तो काफी खुश हो जाती है, कहती है कि ये बहुत अच्छा मौका है। तेंग्यू एक इंटरव्यू दे रहा होता है। तेंगशिन भी कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाती है। असिस्टेंट गाओ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये इसको कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर लाती है और इसे चुप करने का कहती है और खुद तेंग्यू की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। असिस्टेंट गाओ कहता है कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो कहती है कि तेंग्यू के ग्लासेस काफी अच्छे हैं, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बनवाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद असिस्टेंट गाओ कहता है कि तुम कैमरे को ज्यादा जूम करो। तेंग्यू भी इन दोनों को इस तरह से देख लेता है। रिपोर्टर इससे सवाल पूछ रही होती है जबकि तेंगशिन असिस्टेंट गाओ को कुछ स्नैक्स दे रही होती है इसकी मदद करने के लिए और तेंग्यू भी बस इन दोनों को ही देखे जा रहा होता है। अब तेंग्यू असिस्टेंट गाओ से कहकर इस रिपोर्टर और कैमरामैन को कहता है कि रेस्टोरेंट ले जाओ लंच करवाने के लिए। तेंगशिन इसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो तेंग्यू कहता
कहता है कि नहीं। तेंगशिन कहती है कि फिर हम दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं। तो तेंग्यू कहता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, कि कहकर यहाँ से चला जाता है। रात में तेंगशिन इससे बात करने के लिए जिम आ जाती है। यहाँ पर ये अपनी पिक्चर लेती है और इसको वीचैट पर पोस्ट कर देती है। अब तेंग्यू भी जिम आ चुका होता है, ये तेंगशिन की पोस्ट को देख रहा होता है। अब तेंगशिन को इसका इंतजार करते हुए काफी देर हो गई होती है, तो ये कहती है कि सिर्फ मैं 2 मिनट और इंतजार करूंगी। तेंग्यू अचानक आकर कहने लगता है कि तुम्हारा स्टेमिना काफी अच्छा है, जो तुम पूरे 1 घंटे से वॉक कर रही हो। तेंगशिन इसको अचानक यहाँ पर देखकर अपना बैलेंस नहीं रख पाती, गिरने लगी होती है, लेकिन तेंग्यू इसको बचा लेता है। अब तेंग्यू दूसरे एरिया में एक्सरसाइज करने के लिए आ जाता है, तो तेंगशिन यहाँ पर भी इसका पीछा करते हुए आ जाती है। तेंग्यू से पूछता है कि तुम क्या बात करना चाहती है, तो कहती है कि अगर मैंने एक सेटिस्फैक्टरी स्क्रिप्ट लिख ली तो क्या तुम इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर बनोगे। तेंग्यू ऐसा करने के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसके लिए तुम्हारी स्क्रिप्ट का पास होना जरूरी है। तेंगशिन सोच रही होती है कि अगर ये मेरे प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर बन जाएगा तो फिर हम लोग साथ में ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। अब तेंगशिन इसको अपनी मदद का याद दिलाने लगती है, तो ये कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम्हारी स्टोरी अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे लिए किसी सूटेबल प्रोड्यूसर को चूज करूंगा। तेंगशिन कहती है कि मुझे कोई और प्रोड्यूसर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर बनो। तेंग्यू इस बात पर बहुत हैरान होता है कि तेंगशिन ने बहुत जज्बाती होकर कहा होता है कि अपने प्ले का ये तेंग्यू को ही प्रोड्यूसर बनाना चाहती है। तो अब ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए कहने लगती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, और वैसे भी मैं तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। तेंग्यू पंचिंग बैग के पास आता है और कहने लगता है कि अगर मैं हाँ ना करूँ तो। तेंगशिन गुस्से में आकर कहने लगती है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। ये और भी इसको कई बातें कहती है। तो तेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसको कब का फायर कर चुका होता। अब ये इससे बड़ा क्यूट सा फेस बनाकर पूछने लगती है कि तुम्हारा जवाब क्या है। तो तेंग्यू वही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रोड्यूसर ढूंढूंगा। ये सुनकर तेंगशिन कहती है कि भूल जाओ, कहकर ये जाने लगती है। तो तेंग्यू उसको वापस बुलाता है और कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ बातें करने के लिए आई हो। तो तेंगशिन कहती है कि बातें करने के लिए मेरा मूड अच्छा नहीं है, ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन तेंगशिन हुआन के पास आती है। हुआन से पूछती है कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। तेंगशिन कहती है कि भला तेंग्यू इतनी आसानी से मेरी बात मानने से इनकार कैसे कर सकता है, उसने तो मुझे अपने स्क्रिप्ट की स्टोरी सुनाने का भी वक्त नहीं दिया। तो हुआन कहने लगती है कि मुझे भी यही बात समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हें तेंग्यू में पसंद क्या है, क्या पहली नजर के प्यार में भी इतनी पावर होती है। तेंगशिन कहती है कि तेंग्यू से मिलने से पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, और अब हमें दिखाया जाता है कि जब तेंगशिन पहली दफा कंपनी आई थी तो इसने जैसे ही तेंग्यू को देखा था तो ये इसको पसंद आ गया था, और काफी देर के लिए तेंगशिन सिर्फ तेंग्यू को ही देखती रह जाती है और कहने लगती है कि जैसे जैसे मैं इसको जानती गई तो मुझे मालूम हुआ वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपने काम में भी काफी अच्छा है। ये और भी तेंग्यू की बहुत सारी तारीफें कर रही होती, लेकिन हुआन इसको रोक देती है और कहती है कि तुम तेंग्यू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता क्यों नहीं देती। तो तेंगशिन कहती है कि मेरा कोई चांस नहीं है, और मुझे डर है कि जब मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में तेंग्यू को बता दिया तो हमारा जो अभी रिलेशनशिप है वो भी खराब हो जाएगा। हुआन को काम होता है, इसलिए ये अपनी शॉप तेंगशिन के हवाले करके चली जाती है। और अब यहाँ पर तेंग्यू की बहन अपनी दोस्त के साथ आती है। जैसे ही तेंग्यू की बहन अपने फ्रेंड के साथ शॉप के अंदर आती है तो तेंगशिन इसको डिफरेंट कपड़े दिखाने लगती है, और भी तेंग्यू की बहन बहुत सारे कपड़े ट्राई करती है। इसको ये सारे कपड़े पसंद आते हैं तो ये इन सबको ही बाय कर लेती है। जब तेंग्यू की बहन पेमेंट कर रही होती है तो ये तेंगशिन से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने वीचैट पर ऐड कर सकती हो, ताकि जब भी शॉप में कोई लिमिटेड एडिशन डिजाइन आए तो तुम मुझे बता सको। इसके लिए तेंगशिन मान जाती है। इसके बाद तेंगशिन हुआन के साथ जा रही होती है तो हुआन तो ये देखकर बहुत ही खुश होती है कि इसने शॉप के इतने सारे ड्रेसेस तेंग्यू की बहन को बेच दिए होते हैं। इसके बाद तेंग्यू आज रात एक पार्टी में आया होता है। डोंगी तेंग्यू के पास आकर कहता है कि तुम इतना मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए, थोड़ा खुश हो जाओ। तो तेंग्यू कहने लगता है कि तुम आज फिर से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले हो। डोंगी कहता है कि मैं भी क्या करूं, तुम्हारी मॉम मुझे प्रेशराइज करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। फिर तेंग्यू डोंगी के साथ ड्रिंक करने लगता है तो कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारी पर्सनैलिटी को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसी कारण तुम 30 इयर्स के हो गए लेकिन अभी तक अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाए। डोंगी अब उसी प्रोजेक्ट के राइटर के बारे में बात कर रहा होता है जो प्रोजेक्ट बंद कर दिया होता है। इसको कहता है कि तुमने पहले खुद ही उससे मदद मांगी थी, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो शायद मरने वाला होता। तुम्हारे साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए लोग हमेशा तुमसे दूर भाग जाते हैं। अब इसकी बातें सुनते हुए कल रात जो तेंगशिन ने इसे बातें कही होती हैं, तेंग्यू को वो बातें याद आ रही होती हैं। आज तेंग्यू की मॉम इसकी बहन से फिर तेंग्यू की शादी के बारे में बात कर रही होती है तो ये कहने लगती है कि आप मेरे भाई को अकेला छोड़ दें, वैसे भी तेंग्यू किसी को पसंद करता है। मॉम पूछने लगती है कि वो लड़की कौन है, तो ये बताती है कि वो एक स्क्रीन राइटर है और कुछ अर्सा पहले तेंग्यू ने उसके साथ काम किया था और अब भाई उसकी दोस्त से मदद ले रहे हैं ताकि वो उसको अप्रोच कर सके। तो मॉम पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास उस लड़की
डोंगी की तस्वीर है। तो ये कहती है कि मॉम मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है, लेकिन मॉम रिक्वेस्ट करने लगती है तो तेंगडिंग भी अब डोंगी को मैसेज कर देती है। अब डोंगी जब तेंगडिंग के मैसेज पढ़ रहा होता है तो ये कैंडल का नाम लेता है। ये लोग कैंडल उस लड़की को कह रहे होते हैं जिसको तेंग्यू पसंद करता है। तेंग्यू पूछने लगता है कि तुम अभी कैंडल के बारे में क्या कह रहे थे, तो डोंगी कहने लगता है कि थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद तुम्हें चीजें सुनाई दे रही हैं। ये कहकर डोंगी तेंगडिंग को पिक्चर सेंड कर देता है, लेकिन ये सेंड नहीं होती। इससे लगता है कि सिग्नल प्रॉब्लम है, तो ये बाथरूम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। तेंगडिंग कह रही होती है कि अभी भी पिक्चर्स नहीं आई, तो ये दोबारा से उनको सेंड करके कहता है कि मैंने पिक्चर्स भेज दी हैं और पहली तस्वीर कैंडल की है और दूसरी तस्वीर कैंडल की दोस्त की है जो तेंग्यू की मदद कर रही है। इतने में ही तेंग्यू की मॉम आ जाती है और तेंगडिंग अपनी मॉम को पिक्चर्स दिखाने लगती है। तेंगशन की पिक्चर को देखने के बाद ये कहती है कि कल जिस स्टोर पे मैं गई थी मेरी मुलाकात वहाँ पर इस लड़की से हुई थी। तेंगडिंग तेंगशन का वीचैट चेक करते हुए कह रही होती है कि इसने मेरे भाई को रिजेक्ट क्यों किया है, मेरा भाई दिखने में भी इतना अच्छा है और वो इतनी बड़ी कंपनी का CEO भी है। घर पर बैठकर तेंगशन कह रही होती है कि मैं तेंग्यू को अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू जरूर दिखाना चाहती हूँ। कैंडल का असल नाम मिंजुआ होता है। तेंगशन इसको कॉल करके नॉवल लिखने के हवाले से बात कर रही होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने टीचर का बता सकती हो। तो मिंजुआ कहती है कि मैं टीचर का वीचैट तुम्हें सेंड कर देती हूँ। मिंजुआ फेमस स्क्रीन राइटर फेंगचन का वीचैट इसको सेंड कर देती है और ये भी बताती है कि वो कल नैनगैंग फिल्म अकेडमी में लेक्चर देने वाले हैं। अगले दिन तेंगशन फेंगचन से मिलने के लिए आ जाती है और अपनी स्टोरी इनको दिखाती है। ये कहती है कि तुम्हारी स्टोरी का मेन थीम तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम मूवी बनाना चाहती हो तो इसमें कुछ मसले हैं। और अब तेंगशन पूछने लगती है कि मैं अपने नॉवल को थोड़े वक्त में इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। तो फेंगचन इसको कुछ बुक्स के बारे में बताता है। यहाँ पर तेंगशन एक लड़की को देखती है। कुछ देर बाद ये लड़का फेंगचन कहने लगते हैं कि ये इंटरनेशनली मशहूर डायरेक्टर लूजी शिंग है और तेंगशन को कहते हैं कि ये मेक अ ड्रीम फॉर यू की राइटर है। जब लूजी शिंग इसकी स्टोरी को देखता है तो कहता है कि मैंने इस नॉवल के बारे में सुना हुआ है, इसकी स्टोरी काफी अच्छी है। फेंगचन कहने लगता है कि तुम इसको प्रोफेशनली काफी गाइड कर सकते हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लो। तो लूजी शिंग इसको वीचैट पर ऐड कर लेता है और अब तेंगडिंग तेंग्यू को बता रही होती है कि मेरी मुलाकात कल शॉप पर कैंडल से हुई थी। तेंग्यू कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई वो वाकई में ही वही लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो तेंगडिंग बहुत यकीन से कहती है कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही लड़की को ही पहचाना है। तेंग्यू तेंगशन की बनाई हुई ड्राइंग वीचैट पर देख रहा होता है। तेंगशन बताने लगती है तेंगडिंग को कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की पिक्चर है। तो कहती है कि आपके बॉयफ्रेंड का फेस क्यों नहीं है। तो ये इसको तो ये कह देती है कि क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और फिर इसको याद आने लगता है कि ऑफिस में ये किस तरह से तेंग्यू का इंतजार करती है। उस दिन भी जब लिफ्ट में इसकी तेंग्यू से मुलाकात हुई थी तो काफी देर से ही ये लिफ्ट में खड़ी इसका इंतजार कर रही होती है। अब तेंग्यू ने भी इसकी पोस्ट देख ली होती है तो तेंगशन कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इसको मेरे सीक्रेट के बारे में कभी भी पता नहीं लगेगा। और अब ये अपने रूम में बैठकर तेंग्यू की पिक्चर्स प्रिंट कर रही होती है। इसने अपने रूम में बहुत सारी तेंग्यू की पिक्चर्स लगाई होती हैं और तेंगशन यहाँ पे बैठकर इन पिक्चर्स को देखकर खुश हो रही होती है। अगले दिन तेंग्यू के पास सभी अपने आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन तेंग्यू को तो किसी का भी नए प्रोजेक्ट के लिए आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता। अब तेंगशन अपना प्रोजेक्ट लेकर तेंग्यू के ऑफिस में आती है। इसके प्रोजेक्ट को देखकर ये कहने लगता है कि हमने तुमसे पहले भी कहा था। तो ये तेंग्यू की बात काटते हुए कहने लगती है कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि तुमने बाकी कोलीग्स का आइडिया तो बड़े आराम से सुना है, लेकिन तुम्हें मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और मेरे प्रोजेक्ट को सुनने के बाद ही तुम्हें फैसला करना चाहिए। तेंग्यू कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। तेंगशन कहती कि मैं 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ये तेंग्यू से डायरी लेकर इस पर ड्रॉ करने के लिए बैठ जाती है और तेंग्यू भी इसके प्रोजेक्ट को खोलकर देख रहा होता है। तेंगशन इससे मार्कर मांगती है तो तेंग्यू कहने लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा तो बना नहीं सकती, तो अब जो तुम बनाओगी तो दूसरे समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ये बात सुनकर तेंगशन कहने लगती है कि चेहरे से क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे तुम्हारा चेहरा ड्रॉ करना होता तो मैं उसकी जगह पिग के फेस को ड्रॉ करती। ये सुनकर तेंग्यू इसके सर पर मार्कर मारता है और इससे पूछा होता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हुई, लेकिन तेंगशन को तो तेंग्यू को देखकर वाकई में ही पिग दिखाई दे रहा होता है। मार्कर लेने के बाद तेंगशन इससे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं तुम्हें अच्छे से अपनी स्टोरी समझाना चाहती हूँ। तो इसके लिए तेंग्यू मान जाता है और अब ऑफिस डोंगी आया होता है। असिस्टेंट गाँव बाहर से तेंग्यू के ऑफिस में झांक रहा होता है तो डोंगी भी आकर इसके साथ खड़ा हो जाता है। डोंगी जब अचानक से इसको देखता है तो एक पल के लिए घबरा जाता है। असिस्टेंट गाँव पूछता है कि आप यहाँ पर तेंग्यू से मिलने के लिए आए हैं। तो डोंगी कहता है कि हाँ, उसने मुझे इतनी सारी
फाइल्स जो साइन करने के लिए दी थी और ऑफिस में तेंगशिन अपनी स्टोरी के बारे में अच्छे से तेंग्यू को एक्सप्लेन कर रही होती है। अब तेंग्यू उसकी स्टोरी को सुनने के बाद कहता है कि मैं इसके बारे में दोबारा सोचूंगा। तेंगशिन कहने लगती है कि मेरे साथ काम करने के बहुत फायदे हैं, मैं अच्छी स्टोरी भी लिख लेती हूँ, मुझे पियानो भी बजाना आता है, बस मुझे ड्राइंग ही नहीं करनी आती। तेंग्यू कहता है कि ठीक कह रही हो, तुमने बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉ नहीं किया। इसने हाथ में मार्कर पकड़ा होता है तो ये मार्कर इसके चेहरे पर लग जाता है। तेंग्यू कहता है कि सिर्फ तुम्हारी ड्राइंग ही खराब नहीं है बल्कि तुम फेस पर भी ड्रॉ कर लेती हो। अब तेंगशिन देखने लगती है कि इसके चेहरे पर कहाँ मार्कर लगा है। फिर तेंग्यू इसके चेहरे से मार्कर साफ करने ही वाला होता है तो ये तेंगशिन को देख कर रुक जाता है और इसे इशारे से बताने लगता है कि मार्कर कहाँ पर लगी है। इतने में ये असिस्टेंट तेंग्यू को मीटिंग के बारे में बताने के लिए आ जाता है और तेंग्यू तेंगशिन से कहता है कि तुम भी वापस चले जाओ, हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में कल बात करेंगे। ये जाने लगती है तो तेंग्यू कहता है कि मेरी डायरी तो वापस कर जाओ। जब ये डायरी वापस करने के लिए आती है तो तेंग्यू उसको कहता है कि याद से अपना चेहरा धो लेना। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। अब तेंग्यू असिस्टेंट गाओ के साथ लिफ्ट में होता है तो असिस्टेंट गाओ पूछने लगता है कि मैंने आज तेंगशिन को ड्राइंग करते हुए देखा था, वो आपके लिए क्या ड्रॉ कर रही थी। तेंग्यू कहते हैं कि वो जो भी ड्रॉ कर रही थी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आज मुझे उसके पेंटिंग स्टाइल के बारे में भी मालूम हुआ। ये बात करते हुए तेंग्यू मुस्कुरा रहा होता है तो असिस्टेंट गाओ तो ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम तो मुस्कुरा रहे हो। तेंग्यू कहता है कि क्या मैं वाकई में मुस्कुरा रहा हूँ। तो असिस्टेंट गाओ आगे से हंसने लगता है, उसे कुछ भी नहीं बताता। तेंग्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। असिस्टेंट गाओ कहते हैं कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है, न मैं उसको पसंद करता हूँ और ना ही वो मुझे पसंद करती है। तेंग्यू उस दिन के बारे में पूछता है। असिस्टेंट गाओ उसको सारी बात बताने वाला होता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और इस लिफ्ट में तेंगशिन दाखिल होती है तो असिस्टेंट गाओ चुप कर जाता और अपनी बात खत्म नहीं कर पाता। तेंगशिन तेंग्यू से कहती है कि क्या तुम मुझे घर तक राइड दे सकते हो। तेंग्यू कहते हैं कि तुम्हारी कार कहाँ पर है तो कहने लगती है कि वो मेंटेनेंस के लिए गई हुई है। तेंग्यू कहते हैं कि क्या तुम महीने में 2 दफा अपनी कार की मेंटेनेंस करवाती हो। तो असिस्टेंट गाओ कहने लगता है कि पिछली बार तेंगशिन ने आपसे झूठ बोला था लेकिन इस दफा वाकई में ही उसकी कार मेंटेनेंस के लिए गई हुई है। ये सुनकर तो तेंगशिन को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तेंगशिन अब तेंग्यू से कहने लगती है कि मुझे आपकी न्यू कार ट्राई करनी थी इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपसे झूठ बोला था। ये सुनकर तेंग्यू लिफ्ट से बाहर चला जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम अब मेरी न्यू कार में राइड नहीं करना चाहती। ये सुनकर तो तेंगशिन खुश हो जाती है और तेंग्यू के पीछे चली जाती है। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो तेंग्यू कहता है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और मुझे तुम्हारा प्रपोजल भी पसंद आया है। ये सुनकर तेंगशिन बहुत खुश होती है, पूछती है कि अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो क्या फिर इस स्टोरी पर फिल्म बन सकती है। तेंग्यू कहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी में फैंटेसी बहुत ज्यादा इसलिए इस फिल्म को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा और वैसे भी तुम्हें अपनी स्टोरी को मजीद मैच्योर करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये सुनकर तेंगशिन को अच्छा नहीं लगता, कहती है कि आप मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दें, यहाँ से मेरा घर पास है, मैं खुद चली जाऊंगी। घर पर आने के बाद ये अपसेट होती है कि ये फिर से रिजेक्ट हो गई है तो ये अपनी चीफ एडिटर को कॉल करके कहती है कि क्या मैं बायलू एज फ्रॉस्ट के क्रू के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। चीफ एडिटर इसका कारण पूछती है तो ये कहने लगती है कि मैं एक्सपीरियंस के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। तो चीफ एडिटर कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अब तेंग्यू अपने घर पहुँचता है तो पार्किंग एरिया में कोई कैट को छोड़कर गया होता है। तेंग्यू इस कैट को देख रहा होता है, साथ इसकी बहन की कॉल आती है जो उसे कह रही होती है कि तुम बिजनेस ट्रिप के लिए मलेशिया जा रहे हो, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। अब तेंगडिंग जब कैट की आवाज सुनती है तो ये अपने भाई से कहती है कि क्या आप ये कैट मेरे पास लेकर आ सकते हैं। तेंग्यू कहते हैं कि क्या मॉम इसके लिए मान जाएंगी, लेकिन ये तो रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आप इसको वापस ले आएं। तेंग्यू कहते हैं कि मैं अपार्टमेंट की मैनेजमेंट के हवाले ये कैट कर देता हूँ। तो अपने भाई से कहने लगती है कि क्या आप थोड़ा सा रहम नहीं कर सकते। ये सुनकर तेंग्यू कॉल बंद कर देता है और अब तेंग्यू इस कैट को अपने घर पर ले आया होता है। अगली सुबह असिस्टेंट गाओ ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो इसके पास तेंगशिन आती है। ये इसको देखकर भागने लगता है लेकिन तेंगशिन इसको जाने नहीं देती और इससे पूछती है कि तुमने कल मुझे धोखा क्यों दिया। तो ये कहता है कि तेंग्यू ने मुझसे खुद पूछा था कि तुम ब्रेकफास्ट क्यों लेकर आई थी उस दिन। तेंगशिन कहती कि क्या तेंग्यू को कुछ पता चल गया है, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपकी बात छुपा नहीं सकते। और ये असिस्टेंट गाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तेंग्यू को पसंद करती हूँ। तो ये कहता है कि हाँ, और पूछने लगती है कि क्या ऐसा लगता है कि तेंग्यू भी मुझे पसंद करता है। तो असिस्टेंट गाओ कुछ सोच कर कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में। और अब चीफ एडिटर तेंगशिन को क्रू में भेजने के लिए तैयार हो गई होती है और इसको कल का शूटिंग प्लान देती है। इसको देखकर तेंगशिन कहती है कि मैं अपना टास्क जरूर पूरा करके वापस आऊंगी। अब तेंगशिन क्रू के साथ काम करने के लिए आ गई होती है और ये जो कुछ भी इस एक्सपीरियंस से सीख रही होती है इसको अपने लैपटॉप में टाइप करती है। लेकिन ये काम करना बहुत ही हेक्टिक होता है कि तेंगशिन को खाना खाने का भी वक्त नहीं मिल रहा होता। और दूसरी तरफ तेंग्यू भी जिस मीटिंग में गया होता है वहाँ पर इसकी रील डन हो जाती है और आज तेंग्यू शूटिंग देखने के लिए सेट पर आता है। तेंगशिन काम करके इतना थक गई
रही होती है कि ये यहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। तेंग्यू टेंशन को खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन ये आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। तो इसको देखने के लिए जा रहा होता है तो क्रू मेंबर आकर बताने लगता है कि स्क्रीन राइटर ने हमें कुछ काम दिया था। मैंने टेंशन से कहा था कि पहले वो सो जाए, बाद में काम कर लेना, लेकिन उसने कहा कि वो ये काम पहले कंप्लीट करेगी। अब तेंग्यू अपना कोट उतार कर टेंशन को दे देता है। टेंशन गिरने लगती है, लेकिन तेंग्यू सही से इसका सर टेबल पर रख देता है और फिर कोट को सही करके तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। जब टेंशन की आंख खुलती है तो ये अपने ऊपर ये कोट देख कर तेंग्यू को बाहर देखने के लिए जाती है, लेकिन तेंग्यू यहाँ से जा चुका होता है। आज जब डोंगी तेंग्यू को फाइल देने के लिए आता है तो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि 2 दिन पहले तुम बायलो ग्रुप गए थे टेंशन की प्रोग्रेस को देखने के लिए। तेंग्यू कहते हैं कि मैं क्रू का काम देखने के लिए वहाँ पर गया था। डोंगी कहने लगता है कि तो फिर क्या तुम मिंजाओ को देखने के लिए वहाँ पर गए थे? तो तेंग्यू कहते हैं कि इस बात का मिंजाओ से क्या लेना देना है? तो डोंगी कहता है कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम वहाँ पर टेंशन के खातिर गए थे। तो तेंग्यू टेंशन की एज अ राइटर तारीफ कर रहा होता है, लेकिन डोंगी इसकी बातों का और ही मतलब लिया जा रहा होता है। तो तेंग्यू कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब टेंशन को लूजी सिंह की कॉल आती है जो इससे डिनर पर कुछ बात करना चाह रहा होता है। तो टेंशन कहती है कि मैं तो क्रू के साथ काम करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो लूजी सिंह कहता है कि मैं तुम्हारी लीव के लिए जंगदाओ से बात करता हूँ। अब तेंगडिंग जब ऑफिस आती है तो डोंगी तेंग्यू के ऑफिस से एक बोतल अपनी दोस्त की बर्थडे के लिए लेकर जा रहा होता है। तेंगडिंग कहती है कि मैंने अपने भाई के घर से कैट को पिक करना है, तो तुम मेरे साथ आ रहे हो। डोंगी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आज मेरी एक दोस्त की बर्थडे है। लेकिन तेंगडिंग कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं ये बोतल तोड़ दूंगी। लेकिन डोंगी इसको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन ले जाऊंगा। ये सुनकर तेंगडिंग गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी। इसे ऐसे देखकर डोंगी कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ। तेंगडिंग तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लूजी सिंह टेंशन के साथ डिनर के लिए आ गया होता है। लूजी सिंह कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नॉवल पढ़ा है और मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मैं तुम्हारे नॉवल को शूट करना चाहता हूँ, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? लूजी सिंह इसके नॉवल की इतनी तारीफ कर रहा होता है, ये सुनकर तो टेंशन हैरान हो जाती है कि क्या वाकई में मेरा नॉवल इतना अच्छा है। लूजी सिंह कहते हैं कि जैसे ही मुझे तुम्हारे नॉवल का कॉपीराइट मिल जाएगा तो मैं उस पर शूटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। टेंशन कहती है कि लेकिन इस नॉवल का कॉपीराइट अभी भी मेरी कंपनी टाइम के पास है। लूजी सिंह इससे कहने लगता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी ही इसको शूट करे? टेंशन कहती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन मेरे बॉस ऐसा करना नहीं चाहते। लूजी सिंह कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डोंगी और तेंगडिंग कंपनी में गेम्स खेलने में बिजी हो जाते और दूसरी तरफ कैट पूरे घर में चीजें इधर उधर फैला देती है। और जब तेंग्यू घर आता है तो अपने घर का इस तरह का हाल देखकर इसको गुस्सा आने लगता है और ये कैट को पकड़कर पूरा घर दिखा रहा होता है। कहता है कि देखो तुमने घर का क्या हाल कर दिया है। लेकिन इतने में कैट अपने नाखून तेंग्यू के हाथ पर मार देती है। अब तेंग्यू अपने घर की पिक्चर्स अपनी बहन को सेंड करता है। तेंगडिंग इसको कॉल करती है तो तेंग्यू कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस कैट को अभी आकर यहाँ से लेकर जाओ। तेंगडिंग कहती है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेल रही हूँ, कल मैं पक्का इसको यहाँ से ले जाऊंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब तेंगशिंग लूजी सिंह के साथ वापस आ रही होती है तो तेंग्यू उसको कॉल करके पूछता है कि अगर कैट हाथ पर नाखून मार दे तो क्या करना चाहिए। ये सुनते ही तेंगशिंग कहती है आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी यहाँ पर आ रही हूँ। फोन बंद करते ही तेंगशिंग इसको बाय करके यहाँ से चली जाती है। तेंगशिंग जैसे ही तेंग्यू के घर पर पहुँचती है तो इसका हाथ देखने लगती है। इससे पूछती है क्या तुमने इसको पानी से वॉश किया है? तेंग्यू कहता है कि अभी नहीं। तेंगशिंग कहती है कि मैं इसको वॉश कर देती हूँ। ये कहकर ये तेंग्यू को यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तेंग्यू अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है तो कहने लगता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। जब तेंगशिंग इसको मेडिसिन लगा रही होती है तो तेंग्यू बहुत गौर से तेंगशिंग को देख रहा होता है। तेंगशिंग इससे पूछती कि क्या तुम्हें ज्यादा जलन तो नहीं हो रही? तो तेंग्यू कहता है कि नहीं। लेकिन जब तेंगशिंग मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है तो तेंग्यू बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तेंगशिंग इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास कैट कब से है? तो ये कहने लगता है कि कल ही मुझे ये बाहर से मिली है। ये सुनते ही तेंगशिंग कहती है कि हमें कैट की वैक्सीनेशन करवानी होगी और अभी दोनों कैट को वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। जब ये दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते तो तेंगशिंग इससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे घर पर लेडी स्लीपर देखे हैं। तो तेंग्यू कहता है कि मेरे घर पर लेडी स्लीपर्स हैं, इसमें क्या गलत बात है? तेंगशिंग कहती है कि सभी एडल्ट है, मैं समझती हूँ इस बात को। तेंग्यू लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहता है कि मेरी बहन भी है। ये सुनकर तेंगशिंग मुस्कुराने लगती है। जब ये दोनों वेटनरी डॉक्टर के पास कैट को लेकर जा रहे होते हैं तेंगशिंग कहने लगती है कि अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो ये न्यूज भी आ सकती है कि टाइम कंपनी के सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैट की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। तेंग्यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। ये दोनों कैट का चेकअप करवा लेते हैं। कैट के साथ तो कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन तेंग्यू को वैक्सीनेशन के लिए ले आती है। लेकिन तेंग्यू को इंजेक्शन लगवाने से डर लग रहा होता है। ये देखकर तेंगशिंग हंसने लगती है, कहती है कि आप इसीलिए यहाँ पर नहीं आना चाहते थे क्योंकि आपको इंजेक्शन से डर लगता है। तेंग्यू डर भी रहा होता है, लेकिन फिर भी तेंगशिंग से कहता है कि मैं इंजेक्शन से नहीं डरता। और तेंगशिंग इसको इस तरह से देखकर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और जब ये इसको रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कह रहा होता है इतने में ही इंजेक्शन लग भी जाता है और इसको पता भी नहीं चलता। तेंग्यू से कहता है कि तुम मेरी ये पिक्चर्स और वीडियो डिलीट कर
दो। तो कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई भी पिक्चर नहीं ली, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब जब तेंग्यू उसको घर पर छोड़ने के लिए आता है तो तेंगशिन कहती है कि मुझे कैट बहुत पसंद आई है तो मैं इसको अपने घर पर रख लेती हूँ। तेंग्यू उसको ये कैट दे देता है। इस पर तो तेंगशिन बहुत खुश हो जाती है और तेंग्यू को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन तेंगडिंग अपने भाई के घर पर कैट को लेने के लिए आती है, लेकिन उसको कैट कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होती। तेंग्यू अपनी बहन से कहता है कि मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर तो तेंगडिंग अपने भाई को मारने लगती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अब तेंगडिंग रोने लगती है कि आपने मुझसे वादा किया था, मैंने तो कैट रखने के लिए मॉम को भी मना लिया था। तेंग्यू कहता है कि अगर मॉम ने हाँ कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए एक नई कैट खरीद दूंगा। इस पर तेंगडिंग खुश जाती है। अब जब ये अपने भाई का हाथ देखती है तो कहती है कि क्यों ना हम हॉस्पिटल चले। तो तेंग्यू कहता है कि मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है। अब तेंग्यू यहाँ से जाने लगता है तो तेंगडिंग पूछती है कि क्या आपने वाकई में उसको घर से निकाल दिया है। तो तेंग्यू कहता है कि किसी को वो कैट चाहिए थी तो मैंने उसको दे दी है। तेंगडिंग पूछने लगती है कि आपने कैट किसको दी है। तो तेंग्यू उसको यहाँ से जाने के लिए कह देता है और ये नहीं बताता कि इसने कैट किसको दी है। अपने भाई के घर से जाने से पहले ये वीचैट खोलकर देखती है तो तेंगशिन ने इस कैट के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट की होती है। ये देखकर इसको अपने भाई पर अभी गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ से चली जाती है। अगले दिन असिस्टेंट गाओ उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लेकर आता है जिनके कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने में खत्म होने वाले हैं। तेंग्यू एक प्रोजेक्ट पर क्रॉस लगा देता है और एक पर टिक। असिस्टेंट गाओ उसको बताने लगता है कि कल रात आपकी तस्वीरें ले ली गई हैं और जो टाइटल तेंगशिन ने इसको बताया होता है ये टाइटल ये असिस्टेंट गाओ को बताता है। तो बहुत ही हैरान होता है कि इसने बिल्कुल सही टाइटल गेस किया है। तेंग्यू कहता है कि तुम जाकर अब इसको खुद ही हैंडल कर लो। अब मैनेजर डू तेंगशिन को अपने पास बुलाते हैं और ये बता रहे होते हैं कि कंपनी तुम्हारे साथ नॉवल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहती है। मैनेजर इसको बताता है कि तेंग्यू ने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए मुझसे कहा है, तो मुझे सोचकर इस बात का जवाब दे देना। तेंगशिन बाहर आकर सोच रही होती है कि अब ये अचानक ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों करना चाहता है। शायद उसको ये बात पता चल गई है कि मैं उसको पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, तो क्या वो मुझे इस तरह से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, या ये भी तो हो सकता है कि वो भी मुझे थोड़ा सा पसंद करता हो। अब तेंगशिन बहुत सुंदर रेड ड्रेस पहनकर तेंग्यू के ऑफिस में जा रही होती है और कहती है कि तेंग्यू मैं आ रही हूँ। तेंगशिन बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर तेंग्यू के ऑफिस के बाहर आ जाती है तो मिस चेन बताती है कि तेंग्यू कुछ काम के लिए बाहर गया है, थोड़ी देर में ही आ जाएगा। तेंगशिन कहती कोई बात नहीं, मैं उसका यहीं पर इंतजार कर लूंगी। इतने में असिस्टेंट गाओ और तेंग्यू यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों तो इसको इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तेंग्यू कहता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी। तेंगशिन हाँ में सर हिला देती है तो तेंग्यू कहता है कि फिर तुम अंदर आ जाओ। ऑफिस के अंदर आने के बाद तेंगशिन इसे पूछने लगती है कि तुम आखिर मेरे नॉवल के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू क्यों करना चाहते हो अचानक से। तेंग्यू कहता है कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तुम चाहो तो रिन्यू नहीं कर सकती। तेंगशिन पूछने लगती है कि क्या तुमने नॉवल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है या मेरे कारण। तेंग्यू कहते हैं कि मेरे लिए दोनों बातें एक जैसी हैं। तेंग्यू कहने लगती है कि मिंगजू और कैप्टन लू की शादी हो गई है इसलिए अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। ये बात सुनकर तेंग्यू अपसेट हो जाता है और इससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तेंगशिन कहती है कि जब तुम जानते हो तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। अब तेंगशिन इससे पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। तेंग्यू कहता है कि हाँ। तेंगशिन कहती है कि फिर क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ और मुझे भी तुम हैंडसम लगते हो। तेंग्यू कहते हैं कि किसने कहा है कि मुझे सिर्फ सुंदर गर्लफ्रेंड ही चाहिए। तेंगशिन कहती है कि सभी लड़कों को सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए होती हैं। तेंग्यू कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती। तेंगशिन कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या तुम ऐसा चाहते हो या नहीं। तेंग्यू कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। ये सुनकर तो तेंगशिन का दिल टूट जाता है। इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहती है कि अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। जाते हुए तेंगशिन सोच रही होती है कि इसके एक जुमले ने इसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है और कहती है कि मुझे तुम्हारा अच्छा दिल पसंद है जो कि एक कोल्ड चेहरे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन अब इन सब चीजों का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब कुछ सोचने के बाद तेंगशिन फिर से वापस आती है। तेंगशिन कहने लगती है कि तुमने मुझे उम्मीद दी है, जिस नॉवल को तुम पसंद नहीं करते तो फिर तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बारे में क्यों सोचा, और इतने सारे स्टाफ में से कल कैट के कारण तुमने मुझे ही क्यों बुलाया। तुमने मुझे इतना अरसा ये गलतफहमी पालने दी और अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि हम दोनों सूटेबल नहीं हैं। तेंगशिन इसके पास आकर तेंग्यू को किस कर लेती है। तेंग्यू से अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है तो ये कहती है कि अब तुम्हें भी मैं याद रहूंगी। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ असिस्टेंट गाओ ने भी देख लिया होता है। असिस्टेंट गाओ तो बहुत ज्यादा शॉक में होता है। ये तेंग्यू से कहता है कि मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा, लेकिन तेंग्यू कहता है कि तुम मुझे ये फाइल्स दे दो। तेंग्यू गुस्से में इन फाइल्स को साइन कर रहा होता है तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि ये फाइल्स इतनी भी जरूरी नहीं है, बाद में इनको साइन कर लेना। तेंग्यू से कहता है कि तेंगशिन को कॉल करो। तेंगशिन कॉल उठाकर कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई पागलों जैसी हरकत नहीं करूंगी। तेंग्यू भी बाकी लड़कों जैसा है, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, इसलिए तेंग्यू के लिए मरना बेकार है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। असिस्टेंट गाओ पहले तो ये बात बताते हुए हिचकिचा रहा होता है। तेंग्यू जब गुस्से से पूछता है तो ये तेंगशिन की कही सारी बात इसको बता देता है। ये सुनकर तो तेंग्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये इसको धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने आज वाली बात लीक की तो तुम्हारा काम तो तमाम
काम हो जाएगा। असिस्टेंट गाओ कहता है कि मैं समझ गया हूँ। इसके बाद तेंगशिन जब घर पर आ जाती है तो ये तेंग्यू की तस्वीरों को देखते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है और दूसरी तरफ तेंगशिन ने तेंग्यू को भी इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया होता है। तेंगशिन बहुत बुरी तरह रो रही होती है। अब इतना रोने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है और अब ये तेंग्यू की पिक्चर्स उतारने लगती है, लेकिन इसने अपने पूरे कमरे में ही ढेरों तस्वीरें तेंग्यू की लगाई होती है जिनको उतारते उतारते ये थक जाती है। इसके बाद तेंग्यू मलेशिया में अपनी कंपनी के सिनेमा की ओपनिंग कर रहा होता है और तेंगशिन भी इस ओपनिंग सेरेमनी को देख रही होती है। ये देखते हुए तेंगशिन कहती है कि मैं इसको इतना क्यों पसंद करती हूँ, ये भी तो बिल्कुल एक आम इंसान ही है। इतने में इसको लूजी शिंग की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है। तेंगशिन कहती है कि मैं अभी भी सोच रही हूँ। तो कहता है कि कुछ दिनों बाद मैं शंघाई वापस आ जाऊंगा तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तेंगशिन इसके लिए मान जाती है। अब तेंग्यू ने तो डिनर में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। असिस्टेंट गाओ को होटल में लेकर आता है। कुछ देर बाद यहाँ पर डोंगी भी आ जाता है और इसने भी काफी ड्रिंक की होती है। डोंगी कहने लगता है कि तेंगशिन ने तुमसे अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया है। तेंग्यू कहता है कि ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला था उसका। डोंगी कहता है कि तुमने यकीनन उसको रिजेक्ट कर दिया होगा, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। तेंग्यू कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम। तो डोंगी कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है ये सब कुछ। तो डोंगी कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस दिन तो तुम मेरे सामने तेंगशिन की बहुत तारीफें कर रहे थे, अब जब उसने तुमसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है तो तुम्हारा उसके बारे में इम्प्रेशन 360 बदल गया है। तेंग्यू कहता है कि उसने कहा कि वो मुझे सिर्फ मेरी लुक्स और दौलत की वजह से पसंद करती है। डोंगी इसकी बात सुनकर हंसने लगता है। कहता है कि तुम इतने सालों से तेंगशिन को जानते हो, उसने हिम्मत करके तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में ही बता दिया और तुम्हें उससे क्या चाहिए कि वो अब रो रो कर तुम्हें एक एक चीज के बारे में बताए वो जो तुम्हारे बारे में फील करती है। और कहता है कि तुम भी उसको पसंद करते हो लेकिन बस इस चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा बाद में। ये सब सुनने के बाद तेंग्यू यहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आने के बाद तेंग्यू को तेंगशिन के साथ गुजारे हुए सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इन सब को सोचकर तेंग्यू अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब तेंग्यू अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है और ये अपने ऑफिस की विंडो से नीचे सभी एम्प्लॉयज को देख रहा होता है और आज तेंगशिन की चेयर खाली होती है और इसको याद आने लगता है कि तेंगशिन किस तरह से यहाँ पे बैठकर इसको देखा करती थी, जबकि तेंगशिन अभी भी क्रू के साथ काम कर रही होती है और आज यहाँ पर तेंग्यू आता है। अब तेंग्यू डायरेक्टर से आकर इनके काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगता है। तेंग्यू तो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहा होता जैसे कुछ भी नहीं हुआ और तेंगशिन भी अपने आप से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तेंगशिन डायरेक्टर से स्टोरी के बारे में बात करने लगती है कि इमोशनल सीन होता है जिसमें मेन लीड हीरोइन को हर्ट कर देता है और कहने लगती है कि चूंकि हीरो ने हीरोइन का दिल तोड़ा है तो हमें उसको मिजरेबल दिखाने के लिए उसका कार से एक्सीडेंट करवा देना चाहिए। ये बातें तेंगशिन तेंग्यू को देखते हुए कह रही होती है। तेंग्यू से कुछ कहने वाला होता है कि ये डायरेक्टर से अपनी डिस्कशन की स्पीड और तेज कर देती है और इसको बोलने का मौका ही नहीं देती और कहने लगती है कि हमें हीरो के साथ कुछ तो मिजरेबल करना चाहिए क्योंकि अब हीरोइन की जिंदगी में उसकी कोई भी अहमियत नहीं रही क्योंकि वो तो उसको पसंद ही नहीं करता। ये बात भी तेंगशिन तेंग्यू को देखते हुए कह रही होती है। तेंग्यू कहने लगता है कि लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो एक बुरा आदमी तो नहीं है। तेंगशिन कहती कि बुरा आदमी नहीं लेकिन अच्छे लोगों से भी तो गलतियां हो जाती हैं और इतनी अच्छी लड़की को हर्ट करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। तेंग्यू फिर कुछ कहने वाला होता है तो डायरेक्टर को भी तेंगशिन का आइडिया पसंद आता है। अब तेंग्यू को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला होता तो तेंगशिन कहती है कि डायरेक्टर मैं इन चेंजेस पर अच्छे से काम करूंगी। अब डायरेक्टर यहाँ से चला जाता है। तेंग्यू तेंगशिन से कुछ कहने लगता है तो तेंगशिन कहती है कि क्या आपको कुछ और भी कहना है, अगर नहीं कहना तो मैं बहुत बिजी हूँ। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। तेंग्यू को इस केस एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद तेंगशिन हुआन के पास आई होती है। हुआन कहने लगती है कि तुम उससे बदला लेकर जो खुशी हासिल कर रही हो उसका एक ही मतलब है कि तुम उसे अभी भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाई हो। तेंगशिन कहती कि तुम ठीक कह रही हो, अगर मैं इतनी आसानी से मूव ऑन कर सकती होती तो फिर मैं एक आइडल ड्रामा में फीमेल लीड बन जाती। हुआन कहती है लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत उससे बहुत बेहतर है जो मैंने इमेजिन की थी। तेंगशिन कहती है कि ये सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो है, इसीलिए मैं सबके सामने रोकर बुरा नहीं दिखना चाहती। बाहर देखते हुए कहने लगती है कि मिन जाओ सबसे ज्यादा खुश है, वो इस वक्त अपना हनीमून एंजॉय कर रही होगी। इतने में हुआन कहती है कि कस्टमर्स आ रहे हैं और आज फिर तेंगशिन अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ रही होती है। तेंगशिन कहती है कि ये वही दो लड़कियां हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और हुआन इसको मोटिवेट करके ये दोनों इसके हवाले करके यहाँ से चली जाती है। अब तेंगशिन इन दोनों को वेलकम करती है और शॉप में जितने महंगे और अच्छे ड्रेसेस होते हैं वो इसको दिखाने लगती है। तेंगशिन ने काफी ज्यादा ड्रेसेस खरीद लिए होते हैं। तेंगशिन इसको और भी ड्रेसेस दिखा रही होती है तो कहती है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर जब तेंगशिन इसके पास बिल लेकर आती है तो ये कहती है कि ये बिल तो पिछली दफा से भी ज्यादा है और कहने लगती है कि मैं कॉल करके आती हूँ। तेंगशिन अपने भाई से कहती है कि मिंग जाओ उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आपने सोचा है। तेंग्यू कहता है कि तुम बात बताओ तो ये कहती है कि मैं मिंग जाओ की दोस्त की शॉप पर कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ, लेकिन उसने जो भी मुझे कपड़े सजेस्ट किए हैं उन सबकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, वो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही तेंग्यू असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मिंग जाओ यहाँ पर है, तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि वो तो अपने हनीमून पर गई हुई है। तेंग्यू से पूछता है कि क्या उसकी चीक्स के राइट साइड पर मोल है, तो ये कहती है कि हाँ। ये सुनने
सुनने के बाद तेंग्यू कहता है कि वो तेंगशिन है, मिंगजाओ नहीं। तेंग्यू उसको कहता है कि वो जो भी करे उसको करने दो। तो तेंगडिंग कहती है कि अगर वो मिंगजाओ नहीं है तो फिर मैं उसको ऐसा क्यों करने दूं। तेंग्यू कहते हैं कि क्योंकि मैं उसका कर्जदार हूँ। ये सुनने के बाद तेंगडिंग भी आराम से पेमेंट करने के लिए आ जाती है। तेंगडिंग इससे पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। तो तेंगशिन कहते कि क्या मैं तुम्हारे डैड का नाम पूछ सकती हूँ। जब तेंगडिंग इसको अपने डैड का नाम बताती है तो इसको समझ आ जाती है कि ये तेंग्यू की बहन है। तेंगडिंग खुद भी बता देती है कि तेंग्यू मेरा भाई है। ये सुनकर तो हुआन और ये बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। जब हुआन को मालूम होता है कि ये तेंग्यू की बहन है तो इसको गिफ्ट देती है और कहती है कि अब से हम दोस्त हैं। भले तुम शॉप से आकर चीजें खरीदो या ना खरीदो, लेकिन जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। इस पर तेंगडिंग मुस्कुरा रही होती है और इसको गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है। तेंगशिन कहती है कि क्या तुमने मुझे पहली दफा ही पहचान लिया था। तो तेंगडिंग कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मिंगजा हो, लेकिन जब मैंने अपने भाई को कॉल की तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। जब तेंगडिंग यहाँ से चली जाती है तो हुआन पूछती कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने उसे कुछ ज्यादा ही महंगे कपड़े बेच दिए हैं। तेंगशिन कहती है कि ये कार्ड तेंग्यू का था और उसी ने तेंगडिंग को ये बात रियलाइज करवाई कि मैं मिंगजाओ नहीं हूँ, लेकिन उसने फिर भी मुझे उसकी बहन को महंगे कपड़े बेचने दिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो गिल्टी फील कर रहा है और मुझे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है इस तरह से। हुआन कहती कि क्या तुम उसे गिल्टी महसूस करवाना चाहती हो। तो तेंगशिन कहती कि नहीं। और अब इसको लूजिशिंग का मैसेज आता है कि हम आज रात मिलते हैं। अब तेंगशिन लूजिशिंग से मिलने के लिए आ जाती है। अब लूजिशिंग इससे कहने लगता है कि मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे ये बात कही थी कि मुझे तुम्हारा नॉवल बहुत ज्यादा पसंद आया है। जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसके लिए आपको वजह की जरूरत नहीं होती, कई दफा सिर्फ एक फीलिंग ही काफी होती है। ये बात सुनकर तेंगशिन को तेंग्यू की बात याद आती है, जिसको याद करने के बाद ये लूजिशिंग से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि 4 साल से मेरा नॉवल उनके पास पड़ा है लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। इसीलिए जब मेरा कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ एक्सपायर हो जाएगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन कर लूंगी। और अब इन दोनों की डील फाइनल हो गई होती है। लूजिशिंग तो इस पर बहुत ज्यादा खुश होता है। लूजिशिंग कहने लगता है कि जब ये मूवी रिलीज होगी और इसको अवार्ड मिलेगा तो मुझे यकीन है कि तेंग्यू को बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तेंग्यू का नाम सुनकर ये हैरान होते थे, कहने लगता है कि हम लोग कॉलेज क्लासमेट्स थे। अब तेंगडिंग ने दोंगी के साथ एंजॉय करने के लिए जाना होता है तो ये अपना फेस छुपा कर आती है, जिसे देखकर दोंगी कहने लगता है कि तुम इस तरह से क्यों आई हो। तो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को लगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए हम मुश्किल में न पड़ जाएं। मैंने ऐसा गेटअप कर लिया। दोंगी कहता है कि तेंग्यू को इस बात पर इतराज नहीं करना चाहिए। अब लूजिशिंग और तेंगशिंग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तेंगशिंग इससे पूछती है कि तुम दोनों क्लासमेट्स थे, तो मुझे ये बताओ कि तेंग्यू किस तरह से जेलस होता है। लूजिशिंग कहता है कि वो बहुत ही अजीब इंसान है, मैंने कभी उसको जेलस होते हुए नहीं देखा। लूजिशिंग इसको तेंग्यू के बारे में और भी बहुत सारी बातें बता रहा होता है। और अब दोंगी और तेंगडिंग भी यहीं पर आ गए होते हैं। तेंगडिंग इन दोनों को देखती है, लेकिन दोंगी कहता है कि वो बात कर रहे हैं तो ये इसको लेकर ऊपर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर डू तेंगशिन के पास आते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन करना चाहती हो या नहीं। इतने में इसकी कुलीग आकर कहने लगती है कि आप कॉपीराइट के लिए तेंगशिन से बात क्यों कर रहे हैं। मिस्टर डू कहते हैं कि ड्रीम फॉर यू की राइटर तेंगशिन ही है। ये सुनकर तो सारे कुलीग्स बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इनको ये बात आज ही पता चली होती है कि ये नॉवल इसने लिखा है। और सभी कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारा नॉवल बहुत पसंद है। लेकिन तेंगशिन की ये कुलीग तो जेलस होकर यहाँ से चली जाती है। अब तेंगशिन मिस्टर डू से कहती है कि आप तेंग्यू को बता दें कि मैं दोबारा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहती। अब असिस्टेंट गाओ तेंग्यू के पास आता है और उसको बताता है कि तेंगशिन ने कहा है कि वो उसके साथ काम करेगी जो उसकी स्टोरी को समझता होगा। तेंग्यू कहता है कि तुम तेंगशिन को मेरे पास भेजो, मैं उससे खुद बात करूंगा। असिस्टेंट गाओ कहता है कि तेंगशिन ने कहा है कि उसे अपनी स्टोरी की मूवी बनाने के लिए एक बॉस मिल गया है। तेंग्यू कहता है कि वो कौन है। तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि मुझे नहीं पता। तेंग्यू कहता है कि कल 11 बजे सारे स्क्रीन राइटिंग डिपार्टमेंट की मेरे साथ एक मीटिंग होगी। अब दोंगी तेंग्यू के पास आता है, कहने लगता है कि मैंने कल तेंगशिन को देखा और वो हमारे कॉलेज क्लासमेट लूजिशिंग के साथ डिनर कर रही थी। तेंग्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। तो ये कहता है कि उन्होंने जो जगह सिलेक्ट की थी वो काफी महंगी है और रोमांटिक एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट। तेंग्यू कहता है कि हर दफा जो चीजें दिखाई देती हैं वैसी नहीं होती। दोंगी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम तेंगडिंग से पूछ सकते हो। तेंग्यू कहने लगता है कि तुम तेंगडिंग के साथ इतनी रोमांटिक जगह पर क्या करने के लिए गए थे। दोंगी को तो कुछ समझ नहीं आता, तो ये कहता है कि मुझे कुछ काम है। तो ये कहकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। अब तेंगशिन तेंग्यू को मैसेज करना चाह रही होती है कि इसको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहती है कि उसने ये बात मुझसे खुद तो नहीं कही, तो मुझे ये मैसेज नहीं सेंड करना चाहिए। इसके बाद तेंग्यू दोंगी के साथ बॉक्सिंग करने के लिए आया होता है और ये इसको खूब मारता है। तो दोंगी कहता है कि किसी के साथ डिनर करना कोई क्राइम तो नहीं है। तेंग्यू कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम तेंगडिंग से दूर रहो। दोंगी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इसको सिर्फ अपने गुस्से को उतारने के लिए एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तेंग्यू कहता है कि मैं अपना गुस्सा क्यों उतारूंगा। तो दोंगी कहता है कि क्या तुम तेंगशिन की वजह से गुस्सा नहीं हो। तो ये सुनकर
जानकर तेंग्यू जाने लगता है तो डोंगी से पूछता है कि तुम्हारे और तेंगशिन के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन तेंग्यू इसकी बात को कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। हम बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई होती है कि इनका फेवरेट नॉवल लूजी शिंग डायरेक्ट करने वाला है। अगले दिन मीटिंग में तेंग्यू सबसे पूछता है कि नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन बनना चाहता है। सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं सिवाय तेंगशिन के। तो तेंग्यू कहता है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो तुम इसके इंचार्ज क्यों नहीं बनना चाहती। तेंगशिन कहती है कि भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है। तेंग्यू कहने लगता है कि इस डिपार्टमेंट का ये वर्किंग एटीट्यूड है। तो तेंगशिन कहती है कि मेरा मसला मेरी सलाहियत है ना कि मेरा एटीट्यूड, और आपने सिर्फ मुझे लेकर पूरे डिपार्टमेंट पर ही सवाल उठा दिया है। मेरे बाकी कोलीग्स काफी अच्छे हैं तो उनको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। तेंग्यू कह देता है कि जो कोई भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है वो अपना प्रपोजल मिस चेन को सबमिट करवा सकते हैं। ये कहकर तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। मीटिंग खत्म हो जाती है। अब तेंग्यू तेंगशिन को ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। तेंगशिन कहती है कि 4 साल से मेरे नॉवल के कॉपीराइट आपके पास हैं। हो सकता है कि मेरा नॉवल सूटेबल ना हो, इसलिए अभी तक उस पर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह। तेंग्यू कहने लगता है कि ना ही मैंने तुम्हारे कभी काम की बुराई की है और ना ही तुम्हारी। तेंगशिन कहती है कि मैंने ट्राई किया है और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। वैसे भी ये मेरी बुक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी साइन कर सकती हूँ। तेंग्यू कहते हैं कि क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। तेंगशिन कहती है कि आपको लगता है कि आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से जाने लगती है तो तेंग्यू उसको रोकता है और पूछने लगता है कि तुमने अपने नॉवल का कॉपीराइट किसको बेचा है। तेंगशिन कहती है कि इसका अब आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और ये गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही असिस्टेंट गाँव अंदर आता है तो तेंग्यू उसको कहता है कि ये पता लगवाओ कि तेंगशिन ने अपने नॉवल का कॉपीराइट किसको बेचा है। असिस्टेंट गाँव बताता है कि कल तेंगशिन ने वीबो पर पोस्ट की थी कि वो किसी मिस्टर लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। असिस्टेंट गाँव अब इसको ये पोस्ट भी दिखाता है। असिस्टेंट गाँव कहता है कि मैं इसके बारे में पता लगवाता हूँ, लेकिन तेंग्यू इसको टैब वापस करते हुए कहता है कि तुम खुद ही देख लो। लूजी शिंग ने खुद ये बात कंफर्म की होती है कि मिस्टर लू मैं हूँ। हम ऑफिस में बैठकर तेंगशिन अपने फैंस के कमेंट पढ़ रही होती है। इतने में इसको लूजी शिंग की कॉल आती है जिससे कहने लगता है कि तुमने मुझे वीबो पर फॉलो बैक क्यों नहीं किया। ये सुनते ही तेंगशिन इसको फौरन फॉलो कर लेती है और कहती है कि मैंने आपको फॉलो कर लिया है। लूजी शिंग कहते हैं कि अब चूंकि ये बात ऑफिशियल हो गई है तो हम मिलकर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तेंगशिन कहती है कि मैं इस काम के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। इसके बाद पार्किंग एरिया में तेंगशिन तेंग्यू को देखती है तो ये इसका नाम लेती है। तेंग्यू इसको इग्नोर करके गाड़ी में बैठ जाता है और ये देखकर तेंग्यू तेंगशिन की कार को बहुत गौर से देख रहा होता है। अब तेंगडिंग इसको कॉल करती हुई पूछती है कि मैंने वीबो पर पोस्ट देखी है, आखिर आपके और तेंगशिन के दरमियान क्या चल रहा है, क्या वो पैसों के कारण आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। तो तेंग्यू कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। अगले दिन जब तेंग्यू ऑफिस में आता है तो ये आज भी अपसेट दिखाई दे रहा होता है और अपनी और तेंगशिन की पुरानी चैट पढ़ रहा होता है। अब तेंगशिन लूजी शिंग से मिलने के लिए आ गई होती है। लूजी शिंग से पूछता है कि तुम अपने नॉवल का कॉपीराइट कितने पैसों में बेचना चाहोगी। तो कहती है कि उतने ही पैसे जितने मुझे मेरी कंपनी दे रही थी। लूजी शिंग कहता है कि तुम्हारा नॉवल अब बेस्ट सेलर बन गया है, अगर तुमने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तेंगशिन हंसते हुए कहती है कि फिर क्या मैं प्राइस बढ़ा दूं। तो लूजी शिंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा कर तुम्हें भेज देता हूँ, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सही लगा तो हम साइन कर लेंगे जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी के साथ एक्सपायर होगा। लूजी शिंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो अगले साल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नॉवल को फिल्म में बदलने के लिए तेंगशिन ने कुछ आइडियाज तैयार किए होते हैं जो ये लूजी शिंग को दिखाती है। लूजी शिंग कहता है कि काफी अच्छे हैं, तुम फ्यूचर में भी मेरे लिए और आइडियाज समराइज कर सकती हो। ये सुनकर तेंगशिन खुश होती है और फिर जब ये दोनों लंच करके जा रहे होते हैं तो सामने से तेंग्यू आ रहा होता है असिस्टेंट गाओ के साथ। लूजी शिंग और तेंग्यू जब एक दूसरे को देखते हैं तो जेलसी इनके चेहरों से साफ जाहिर हो रही होती है। लूजी शिंग कहता है कि नॉवल की एक्सपायरी डेट के बारे में याद दिलाता है तो तेंग्यू कहता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता तो ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी का है और उसका राइटर भी मेरी कंपनी का है। अब ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत गुस्से में बात करना शुरू हो गए होते हैं। तो तेंगशिन ये देखकर लूजी शिंग को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगती है। तेंग्यू तेंगशिन को रोकता है लेकिन तेंगशिन इसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद तेंग्यू को तेंगशिन के आज के बिहेवियर के बारे में याद आ रहा होता है। अब घर पर तेंगशिन को अपने डैड की वीडियो कॉल आती है जो कि ब्लाइंड डेट कॉर्नर पर आए होते हैं और इसको ब्लाइंड डेट्स के लिए डिफरेंट लड़के दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब ये तेंगशिन को अपसेट देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि अगर तुम काम की वजह से अपसेट हो तो तुम घर वापस आ सकती हो, मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ। तेंगशिन कहती है कि अब तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, बस आप कुछ साल इंतजार करें, मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर डैड इस बात पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे इस वक्त का इंतजार रहेगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देते हैं। कॉल के बाद ये अपने आप से कहती है कि मैं यंग हूँ तो रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद तेंग्यू अपने ऑफिस में बैठा होता है तो कुछ वर्कर्स बात कर रहे होते हैं कि पहले तो तेंगशिन अक्सर ही तेंग्यू के ऑफिस में आया करती थी लेकिन अब 1 महीना हो गया है उसने तेंग्यू के ऑफिस में आना जाना छोड़ दिया है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है। वर्कर कह रही होती कि तुम लोगों को पता है कि इस दुनिया में सबसे अजीब रिलेशन
रिलेशनशिप्स कौन से हैं? ये बात सुनकर तेंग्यू उनसे पूछने लगता है कि कौन से रिलेशनशिप हैं? ये सुनकर तो सभी एम्प्लॉयज शॉक में आ जाते हैं। अब 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है कि तेंग्यू तेंगशिन के लिए फिश बना रहा होता है। जब तेंगशिन इसको फ्लोर ओपन करके देती है तो ये इसके कपड़ों पर गिर जाता है। तेंगशिन इसके कपड़े साफ करने लगती है। पहले तो तेंग्यू इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन तेंगशिन काफी इंसिस्ट कर रही होती है तो ये अब तेंग्यू का फेस साफ करने लगती है और सोचने लगती है कि जब ड्रामास में ये सीन दिखाया जाता है तो हीरो जल्दी से अपना फेस लड़की की तरफ कर लेता है और अब तेंग्यू भी अपना फेस इसकी तरफ कर लेता है। ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तेंगशिन ये देखकर साइड में चली जाती है। तेंग्यू तेंगशिन को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो। तेंगशिन इसका मैसेज देखने के बाद अपने आप से कहती है कि मैं कोई ऐसी शख्स नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से चाहो तो बात करो और चाहो तो नहीं। और तेंग्यू ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि तेंगशिन ने इसके मैसेज का रिप्लाई फिर से नहीं किया। अगले दिन ऑफिस में तेंग्यू असिस्टेंट गाओ से कहता है कि तुमने टाइम देखा है, तुम अब मुझे ये फाइल दे रहे हो, तुम्हारे अगले महीने की ओवर टाइम पे काट ली जाएगी। फिर कहने लगता है कि ये गिफ्ट बॉक्स तुमने ऑर्डर किया है, तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि हाँ। तेंग्यू उसको भी देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे उससे अगले महीने की भी ओवर टाइम पे कट गई है। अब ये ऑफिस में पड़े हुए प्लांट को देखकर भी इसकी पे काटने की बात करता है, तो असिस्टेंट गाओ माफी मांगते हुए कहने लगता है कि अगर आप इस तरह से ही करते रहे तो मैं 10 साल मुफ्त में काम करूंगा आपके लिए। दूसरी तरफ चीफ एडिटर तेंगशिन की तारीफ कर रही होती है कि इसने सेट पर जाकर काफी अच्छा काम किया है और डायरेक्टर भी तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे थे। अब तेंगशिन तेंग्यू के ऑफिस में आकर कहती है कि मैं अभी की प्रोजेक्ट टीम को छोड़ने की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तेंग्यू से पूछता है कि तुम प्रोजेक्ट टीम क्यों छोड़ रही हो। तेंगशिन कहती है कि मेरे काम की आगे जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ। अब तेंग्यू अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम टीम छोड़ना चाहती हो तो तुम छोड़ सकती हो। ये कुछ कहने वाला होता है कि तेंगशिन इसकी बात काट कर कहती है कि शायद मुझे कंपनी को छोड़ ही देना चाहिए। लुजी शिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं फिल्म की प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन कर लूंगी, वैसे भी तो मैं इसकी राइटर हूँ। तेंग्यू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तेंगशिन कहती है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो तेंग्यू बहुत हैरान होता है। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम वाकई में रिजाइन करना चाहती हो। तेंगशिन कहती है कि मैं अपनी मूवी शूट करने वाली हूँ, वैसे भी क्या तुम्हें मुझे देखकर अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर होता है। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। अब जब तेंगशिन लिफ्ट में खड़ी होती है तो ये इस बात पर अपसेट होती है कि वाकई में यहाँ से रिजाइन करने वाली है। डोंगी इसको कब से कॉल्स कर रहा होता है। तेंग्यू गुस्से में कॉल उठाकर पूछता है कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो। तो डोंगी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें क्लास के रियूनियन के बारे में याद दिलाना चाहता था। इसके बाद कॉलेज के सभी क्लासमेट्स का रियूनियन लंच होता है। जैसे ही यहाँ पर लुजी शिंग आता है तो सभी क्लासमेट्स इसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम्हारी लास्ट मूवी बहुत अच्छी थी। अब सभी क्लासमेट्स कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक तेंग्यू और लुजी शिंग को देखकर छेड़ने लगते हैं, तो डोंगी इनसे और सवाल पूछकर इनका ध्यान बटाता है और इन्हें खाने का कहकर यहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों अकेले रह जाते हैं। तेंग्यू से कहता है कि दूसरों का प्रोजेक्ट छीनना तुम्हारा टैलेंट है, ये अच्छी मूव थी। तो लुजी शिंग कहता है कि अगर तुम्हारी कंपनी का टैलेंट मेरे साथ काम करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब है कि मैं तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ। तेंग्यू कहता है कि अगर तेंगशिन तुम्हें इस तरह से देख ले तो फिर वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगी। लुजी शिंग कहता है कि तेंगशिन मेरे साथ काम करने के लिए आ रही है, काफी अच्छा है, और इसको थैंक्स बोलकर ये टी पीने लगता है। तेंग्यू कहता है कि तुम ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। इतने में डोंगी आ जाता है और कहता है कि हम इतने साल क्लासमेट्स रहे हैं, हमारे दरमियान दोस्ती तो होगी ना। तेंग्यू को हम कभी कभी इस तरह देखते हैं तो तुम तेंगशिन को उसके पास ही रहने दो। लेकिन लुजी शिंग ऐसा करने के लिए इनकार कर देता है। तेंग्यू को गुस्सा आ गया होता है तो ये यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लुजी शिंग तेंगशिन को मैसेज करता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, तुम उसको एक दफा देख लो। तेंगशिन तो खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है और कॉन्ट्रैक्ट में लुजी शिंग ने इसको राइटिंग टीम ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट किया होता है। ये देखकर तो तेंगशिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तेंगशिन मैसेज करती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, मुझे कोई भी मसला नहीं है। दूसरी तरफ ऑफिस जाते हुए लिफ्ट में तेंग्यू तेंगशिन की वीचैट पोस्ट पढ़ रहा होता है जिसमें इसने ये लिखा होता है कि मैं 2 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ। अब लिफ्ट खुलती है तो सामने तेंग्यू और डोंगी होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ये भी लिफ्ट के अंदर आ जाती है। डोंगी तेंगशिन से कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी छोड़कर क्यों जा रही हो। तेंग्यू भी तभी यहाँ पर है। तेंगशिन कहती है कि लोग हमेशा ही बड़े गोल्स रखते हैं। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। तेंगशिन कंपनी से जा रही होती है तो तेंग्यू उसके पीछे आता है, कहता है कि अगर तुम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी तो प्रोजेक्ट उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा और मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा। तेंगशिन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। तेंगशिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि लुजी शिंग मेरे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करे। तेंग्यू कहते हैं कि मुझे इसका कोई रीजन चाहिए। तेंगशिन कहती है कि जब मैं उससे बात कर रही थी तो मैं ये फील कर सकती थी कि वो वाकई में मेरी बुक को बहुत पसंद करता है। तुम भी अपने प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लेते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स बिजनेस के लिए होते हैं और कुछ आर्ट के लिए। तेंग्यू कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तेंगशिन कहती है कि क्या तुमने कभी मेरा नॉवल पढ़ा है। तेंग्यू तो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तेंगशिन कहती है कि इसीलिए मुझे लगता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। और जहाँ तक बात रही तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर बनाने की, तो उसको तुम भूल जाओ कि मैंने तुमसे कभी ये बात भी कही थी। ये कहकर तेंगशिन अपनी
अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है और तेंग्यू तो अभी तक शॉक में ही होता है। डोंगी कहने लगता है कि अगर तुम इसके नॉवल का कॉपीराइट रखना चाहते हो तो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए प्रोजेक्ट टीम बना दो। तेंग्यू कहता है कि मैं जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करना चाहता। घर पर आने के बाद तेंग्यू तेंगशिन का नॉवल निकाल कर पढ़ने लगता है। तेंग्यू जब ये बुक पढ़ रहा होता है तो इसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे तेंगशिन इससे बात कर रही है। तेंगशिन कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि क्या मैं तुमसे अभी तक प्यार करती हूँ तो इसका जवाब हाँ है। ये पढ़ने के बाद तेंग्यू को 6 महीने पहले का याद आने लगता है कि डोंगी जब पहली दफा तेंगशिन से इसको मिलवाने के लिए लेकर आया था। तेंग्यू ने इससे पहला सवाल यही पूछा होता है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मिंगजाओ और मैं एक अच्छा मैच है, लेकिन तेंगशिन ये कहना चाह रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन डोंगी ये कह देता है कि तुम दोनों वाकई में एक बहुत अच्छा मैच हो। तेंग्यू तेंगशिन से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, तो तेंगशिन कहती है कि मैं मिंगजाओ को चेस करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। इसके लिए जब तेंग्यू मान जाता है तो तेंगशिन इसको अपना नॉवल देती है। अब हवा से नॉवल के पेज पलटने लगते हैं। यह आवाज सुनकर तेंग्यू भी अपनी आंखें खोल लेता है और नॉवल के लास्ट पेज पर कुछ लिखा होता है। जब तेंग्यू इसको पढ़ता है तो इस पर ये लिखा होता है कि हेलो तेंग्यू, तुम्हारा मेरी दुनिया में वेलकम है। इसके बाद तेंगशिन अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई होती है जो उसको बताती है कि तुम्हारा कोई फैन है जो कि पब्लिशिंग हाउस को कॉल करके तुम्हारे नॉवल की उसने 1000 कॉपीज मंगवा ली हैं और उसने अब वीवो पर एक लॉटरी की पोस्ट भी लगाई है। क्यों ना तुम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी पोस्ट को रीपोस्ट कर दो। लेकिन तेंगशिन तो इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है तो इसकी दोस्त इसको ये पोस्ट भी दिखाने लगती है। ये पोस्ट होती है कि जो इस पोस्ट को ज्यादा शेयर करेगा तो 1000 लोगों को इस नॉवल की फ्री कॉपीज मिलेंगी। ये देखकर तेंगशिन कहती है कि मुझे इसका थैंक्स जरूर करना चाहिए। अब तेंगशिन इस फैन का थैंक्स करने के लिए इसको खाने पर इनवाइट करती है और ये फैन और कोई नहीं बल्कि तेंगडिंग होती है और तेंगडिंग इसके खाने के इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे भाई के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकती। घर पर तेंगशिन देख रही होती है कि लूजी सिंह ने इसकी पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया होता है तो ये वायरल हो गई होती है। अब लूजी सिंह इसको कॉल आती है जो उसको कहता है कि मैं अगले महीने ही प्रोजेक्ट टीम बनाने का सोच रहा हूँ। तेंगशिन कहती है कि मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ इसके लिए। तो ये पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, तो कहती है कि मैं रिजाइन करने का सोच रही हूँ। तो लूजी सिंह कहता है कि बहुत अच्छा है, तो मेरे साथ आकर अब काम कर सकती हो। और अब घर पे बैठा तेंग्यू भी यही देख रहा होता है कि आज का ट्रेंडिंग टॉपिक तेंगशिन और लूजी सिंह होते हैं और ये पोस्ट देख कर ये और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगले दिन तेंगशिन ऑफिस में तेंग्यू से मिलने के लिए आती है तो इससे कहने लगते है कि क्या तुम यहाँ पर रिजाइन करने के लिए आई हो, तो कहने लगती है कि आपको तो पहले से ही मालूम है और फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर निकाल कर इसको देने लगती है। तेंग्यू इसका रेजिग्नेशन लेटर पकड़ता नहीं है तो ये इसको टेबल पर रखने के लिए जा रही होती है तो कहती है कि मैं कुछ दिनों में ही लूजी सिंह की प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन कर लूंगी। तेंग्यू उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम्हें उसकी प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन करने के लिए रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम लूजी सिंह के साथ अपना काम खत्म करके यहाँ पर वापस आ सकती हो। तेंगशिन कहती है कि मैं वापस नहीं आना चाहती। तेंग्यू उसका कारण पूछता है तो तेंगशिन कहती है कि हमारी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है अब, और वैसे भी आपकी कंपनी मुझे सूट नहीं करती। ये कहकर तेंगशिन जाने लगती है लेकिन तेंग्यू उसका हाथ पकड़कर इसको जाने से रोक देता है और थोड़ा सा अग्रेसिव होकर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा तो है कि तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। तेंगशिन इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है तो तेंग्यू कहता है कि यहाँ पर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो तुम्हें सूट करेंगे। तेंगशिन अपना हाथ छुड़वा कर जाने लगती है लेकिन तेंग्यू फिर से इसका हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तेंग्यू ने काफी जोर से इसका हाथ पकड़ा होता है तो तेंगशिन कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुनते ही तेंग्यू उसका हाथ छोड़ देता है। तेंगशिन कहने लगती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, अब हमारे लिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, या तुम्हें अच्छा लगता है कि दूसरे तुम्हें चेस करते रहें। तेंग्यू कहते कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मेरे लिए फीलिंग्स बहुत जल्दी बदल गई हैं? और पूछने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है, तो तेंगशिन कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम हैंडसम हो और अमीर भी। तेंग्यू कहते हैं कि फिर उन शब्दों का क्या जो तुमने बुक में मेरे लिए लिखे हैं। तेंगशिन कहती है कि कोई भी अपने क्रश की अपनी बेस्ट फ्रेंड को चेस करने में मदद नहीं करता। अगर तुमने ये बुक तब पढ़ी होती तो बहुत सारी अजीब चीजें ना होती जो हो चुकी हैं। तेंग्यू कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करती और तुमने सिर्फ आधे महीने बाद ही गिव अप कर दिया है। तेंगशिन कहती है कि तुम मुझे एक नजर में ही अच्छे लगे थे और आधे महीने में मैंने तुम पर गिव अप कर दिया, क्या ये लंबा अरसा नहीं है? और ये तेंग्यू को अब गुड बाय कहकर चली जाती है। ये ऑफिस से निकलने वाली होती है कि तेंग्यू दरवाजा बंद कर देता है। तेंग्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वाकई में ही इन दो चीजों के अलावा मुझमें और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती? तेंगशिन कहती है कि ऐसी बात है, बाकी तुम जो भी सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो। ये सुनने के बाद तेंग्यू पीछे हट जाता है और तेंगशिन ऑफिस से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब ये दोनों कैट को वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जा रहे होते हैं तो तेंगशिन तेंग्यू को मास्क पहना रही होती है, लेकिन ये स्टेयर से गिरने लगती है, लेकिन तेंग्यू इसको गिरने से बचा लेता है। ये दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। तेंग्यू से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तेंगशिन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं कल तुम्हारे साथ न्यूज में आऊँ। ये सुनते ही तेंग्यू खुद ही मास्क पहन लेता है।
ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।